दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से करेंगे मुलाकात। किशाऊ बांध समेत अन्य लंबित पड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर करेंगे चर्चा। जर्मनी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का लिया जायजा। जल्द उत्तराखंड में कई शहरों में हो सकता है वेस्ट मैनेजमेंट से बिजली उत्पादन का इस्तेमाल। मुख्य सचिव एसएस संधू ने सचिवालय में ली बैठक। यातायात समस्या को दुरुस्त करने ली बैठक। शहर को ट्रैफिक मुक्त बनाने इंजीनियरिंग पर फोकस करने की कही बात। राज्यपाल ने हरिद्वार के पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल से की मुलाकात। पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल के सामने रखी कई मांगे। राज्यपाल ने निस्तारण का दिया आश्वासन। और खटीमा में नहीं थम रहा देह व्यापार का धंधा। सूचना मिलने पर पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई। 2 महिलाओं समेत पुरुष को किया गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां 4 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये कैलेंडर जारी किया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने परीक्षा को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। पुलिस आरक्षी, पीएसी, अग्निशमन की परीक्षा 18 दिसंबर को होगी। और इसके साथ ही राजस्व उप निरीक्षक और लेखपाल परीक्षा 8 जनवरी को होगी। और बता दें कि वन आरक्षी की परीक्षा 22 जनवरी को होगी। सहायक तो 4 भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यह कैलेंडर जारी किया है। और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। कैलाश, 4 भर्ती परीक्षाओं को लेकर अब कैलेंडर जारी कर दिया है। जल्दी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। किन किन तारीखों पर ये परीक्षाएं जो है वो आयोजित की जानी है? तो 4 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये कैलेंडर जारी किया है। पुलिस आरक्षी, पीएसी, अग्निशमन की परीक्षा 18 दिसंबर को होंगी। चलिए, और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट सीधे जुड़ गए हैं। कैलाश, परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है और लोक सेवा आयोग ने ये कैलेंडर जारी किया है। किन किन तारीखों में ये परीक्षाएं आयोजित कराई जानी है? बिल्कुल, देखिए, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा पहला कैलेंडर जारी हो चुका है। 4 परीक्षाएं होनी है। जिन 4 परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी होने के साथ ही जो तारीखें निर्धारित कर दी गई हैं, जिसमें 18 दिसंबर को जहां पुलिस के जो अभिरक्षी हैं, साथ ही जो अग्निशमन यानी जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी होंगे उनकी यहाँ पर भर्ती होगी। उसके बाद जो उप लेखाकार है, उप लेखपाल है, इनकी भर्ती होगी जनवरी में। 7 जनवरी और 22 जनवरी अलग अलग तारीखें हैं जिन तारीखों में ये जो कर्मचारी लेवल की ये तमाम भर्तियां हैं, जिन भर्तियों को यहाँ पर किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले यूकेएसएससी द्वारा ही तमाम भर्तियां करवाई जाती थी। लेकिन जिस तरीके से जो पेपर लीक हुए थे, भर्तियों में घोटाले हुए थे, उसके बाद सरकार ने इसका संज्ञान लिया। जहां एक और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की गई, वहीं मुख्यमंत्री ने बड़ा डिसीजन लेते हुए जो राज्य सेवा आयोग है उस आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि अब तमाम जो परीक्षाएं हैं प्रदेश में, तमाम परीक्षाएं आयोग ही करवाएगा। जिसके चलते अब यहाँ पर जो पहली जो 4 जो भर्तियां हैं उनको यहाँ पर करवाने के लिए आदेश, माफ कीजिएगा, जो डेट्स हैं उन डेट्स को जारी कर दिया गया है।
और 7 से 28 तारीख के बीच निर्धारित हो जाएगा आयोग द्वारा। तो जाहिर तौर पर ये जो शुरुआत हो चुकी है। उसके अलावा एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अन्य जितने भी विभाग होंगे हिमांशा, उन तमाम विभागों को भी ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि वहां पर जितने भी पद रिक्त चल रहे हैं, उन तमाम रिक्त पदों के लिए भी वो सूचना देंगे आयोग को, ताकि आयोग उन तमाम चीजों के लिए भी यहाँ पर कैलेंडर जारी करे और उसके मुताबिक जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी तैयारी करें, क्योंकि जिस हिसाब से भर्तियां निकलती हैं उसी हिसाब से राज्य में जो फॉर्म आवंटित किए जाते हैं, फॉर्म बिक्री होती है और उसी के लिहाज से यहाँ पर जो युवा हैं, युवा तैयारी करते हैं। बिल्कुल कैलाश, यहाँ पर परीक्षाओं को लेकर डेट जारी कर दी गई है। क्या क्या यहाँ पर सख्ती जो बरती जाएगी, किस तरीके से, क्योंकि पहले पेपर लीक हो चुका है, अब उसको देखते हुए प्रशासन क्या सख्ती बरतने वाला है? बिल्कुल, देखिए जहां तक सख्ती का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा संजीदा हैं, प्रशासन बहुत ज्यादा संजीदा है, क्योंकि पहले जिस तरीके से किरकिरी हुई थी सरकार की, अब सरकार भी नहीं चाहती कि किसी मामले में किरकिरी हो। लिहाजा यहाँ पर पारदर्शी रूप में मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी, ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी एग्जाम्स में और किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन यहाँ पर किया जाएगा, जो पेपर बनाने से लेकर पेपर प्रिंट होने के बाद उन एग्जाम्स के जो सेंटर्स है वहां पर जब जाएगा तो पूरा एक प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस के तहत ये पेपर गुजरेंगे वो लोग भी मौजूद रहेंगे। उन लोगों को भी अलग से चिन्हित किया जाएगा जो लोग पेपर बनाते हैं और उनके भी हो सकता है कि उनके फोनों की भी जांच की जाए ताकि वो लोग पेपर को लीक ना कर सके। तो जाहिर तौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और बहुत अधिक यहाँ पर मॉनिटरिंग और सख्ती यहाँ पर देखी जा रही है, जिसके चलते अब पहले जो चरण में ये 4 परीक्षाएं होने जा रही है। बिल्कुल कैलाश, और परीक्षाओं के लिए जब भी परीक्षाएं आयोजित होंगी, परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे सेंटर पर, कुछ नए क्या नियम बनाए गए होंगे जिन्हें फॉलो करना जरूरी होगा? देखिए अभी जो नियम है, नियम तो यही कहता है कि जब भी कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है तो चीटिंग ना हो, इसके लिए पहले ही उनके सामान जो लेके वो जाते हैं, चाहे फोन हो या फिर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हो, उनको बाहर रखवा दिया जाता है। लेकिन हाँ, अब जो जिस तरीके से जो शातिर जो अपराधी पकड़े गए हैं, जिन्होंने बहुत ही आधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों ने पेपर भी दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा यहाँ पर सख्ती देखने को मिलेगी और जो चेकिंग होती है अभ्यर्थियों की, वो चेकिंग अब यहाँ पर चेकिंग दोगुना हो जाएगी। यानी पहले सिर्फ एक जगह चेकिंग होती थी, तो हो सकता है कि आने वाले समय में 2-3 चेक पॉइंट्स बनाए जाएं, ताकि अगर एक जगह से कोई नकल करने वाला अभ्यर्थी अगर बच जाए तो दूसरी जगह वो पकड़ में आ जाए और जो नकल वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही डिमोलिश कर दिया जाए। बिल्कुल कैलाश, तो यहाँ पर जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों में खुशी का माहौल भी होगा, तैयारी भी यहाँ पर आप जो परीक्षार्थी हैं वो जमकर कर सकेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। और अब अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। बड़ी खबर देहरादून से, जहां दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी और आज अहम बैठक में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री। किसाऊ बांध को लेकर दिल्ली में राज्यों की बैठक होगी। उत्तर राज्य के लिए जीवनदायिनी साबित होगा किसाऊ बांध। बता दें कि 660 मेगावाट की योजना को लेकर दिल्ली में कल बैठक होगी और इसी के साथ दिल्ली समेत 6 राज्यों को बिजली और जलापूर्ति होगी। बैठक में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर टॉन्स नदी पर यह बांध बनाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान को इससे कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। तो आज अहम बैठक है, मुख्यमंत्री धामी इस बैठक में शामिल रहेंगे। चलिए, और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैलाश, दिल्ली दौरे पर है मुख्यमंत्री धामी और आज अहम बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री धामी हिस्सा लेने वाले हैं और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी और साथ ही सरकार की सहमति भी बन सकती है। बिल्कुल, देखिए सहमति बन चुकी है और 2 राज्यों के बीच ये बांध बनने जा रहा है, जो टॉन्स नदी में यहाँ पर बांध बनेगा। और आपको बता दूं कि हिमाचल और उत्तराखंड इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन दोनों ही राज्यों को 10% पैसा लगेगा, यानी 5% हिमाचल का लगेगा, 5% उत्तराखंड का लगेगा और जो 90% जो फंडिंग होगी वो केंद्र सरकार द्वारा यहाँ पर की जाएगी। 12,000 करोड़ की लागत है इस बांध की, जो केंद्र यहाँ पर वहन करने जा रहा है और 6 ऐसे राज्य होंगे जिन 6 राज्यों को सीधा इससे लाभ होगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश
प्रदेश है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और साथ में दिल्ली और हरियाणा है। तो 6 राज्यों को यहाँ पर जल विद्युत परियोजना से बहुत ज्यादा लाभ होगा, बिजली इनको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर जो भंडारण का जो पैसा है, 90% पैसा यहाँ पर 4 राज्यों को मिलेगा और 3-3% पैसा यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल को मिलेगा। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर पूरा कैलकुलेटेड ये पूरा प्लानिंग यहाँ पर की गई है। और जहां तक अगर नुकसान की बात करें, 17 गांव ऐसे हैं हिमांशा, जिन 17 गांवों का विस्थापन होगा, यानी 17 गांव जलमग्न होंगे और 17 गांव के 6000 लोग इससे प्रभावित होंगे और कुल जो जमीन इसमें जो जाएगी वो है लगभग 2550 हेक्टेयर जमीन, जो दोनों ही राज्यों की जाएगी। यानी दोनों ही राज्यों में जो एरियाज पड़ेंगे इस बांध के अंतर्गत, उन जमीनों को जलमग्न होना होगा, जिसकी तैयारी दोनों ही राज्यों द्वारा कर दी गई है। चिन्हीकरण कर दिया गया है जमीनों का, परिवारों का चिन्हीकरण कर दिया गया है और धीरे धीरे उनके पुनर्वास की जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं, वो तैयारियां यहाँ पर तेज कर दी गई है। बिल्कुल कैलाश, इससे कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कई राज्यों को फायदा होने वाला है और अगर प्रमुख तौर पर देखा जाए तो इससे और क्या फायदे होने वाले हैं, जिस तरीके से किसाऊ बांध अब उत्तर भारत के लिए जीवनदायिनी साबित होने वाली है। 660 मेगावाट ये बांध है, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर बिजली का जो प्रोडक्शन है, बिजली का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। उसके अलावा सिंचाई को लेकर हमेशा ही एक समस्या रहती है। राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया और दिल्ली हो गया, क्योंकि दिल्ली का भी आउटस्कर्ट जो एरिया है वहां पर कहीं ना कहीं सिंचाई होती है। तो जाहिर तौर पर सिंचाई के लिए एक बहुत उपयोगी इस बांध को माना जा रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं का जो जिक्र यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर बिजली को लेकर एक बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा यहाँ पर 6 राज्यों को होगा। और उसके अलावा जो 10 यहाँ पर परियोजनाएं हैं, तो 10 परियोजनाएं लंबित हैं उत्तराखंड में, जिन योजनाओं को बनना था, तो उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। और थोड़ी ही देर में जो जल शक्ति मंत्री हैं उनसे अब ये मीटिंग शुरू होने वाली है। और यहाँ पर आज हिमाचल के जो मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, वो भी आज इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो जाहिर तौर पर दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर रहेंगे और दोनों ही प्रदेशों द्वारा इस पहल को जल्द शुरू किया जाएगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमको दी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में होने वाली बैठक में भाग लेंगे। वहीं इस बैठक में किसाऊ बांध पर चर्चा होगी। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शिरकत करेंगे। बता दें कि ये बांध को उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर टोंस नदी पर दोनों प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। इस बांध के बनने से उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान को जल आपूर्ति की जाएगी। वहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में लंबित 10 अन्य जल विद्युत परियोजनाओं को भी शुरू करने का मुद्दा उठा सकते हैं। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल और उनकी टीम जर्मनी के दौरे पर है, जहां फ्रैंकफर्ट शहर में स्टेट ऑफ आर्ट मल्टीपल रिसोर्स फैसिलिटी प्लांट का निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की, जहां फ्रैंकफर्ट शहर और आसपास के 250 किलोमीटर का कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, जिसे 7 तरीके से अलग करने के बाद रिसाइकिल करने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भेज दिया जाता है। मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जर्मनी की सरकारी कंपनी GIZ के खर्च से उत्तराखंड की टीम यहां स्टडी करने आई है। एमआरएफ के साथ ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी निरीक्षण किया, जिसमें कूड़े से बिजली उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कई जानकारियां हासिल हुई, जिन्हें उत्तराखंड में भी अपनाया जा सकता है। देहरादून में मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने सचिवालय में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बैठक बुलाई, जिसमें मुख्य सचिव ने 3 E यानी एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पर फोकस करने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों को ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के लिए जागरूक करने की जरूरत है। चालान और वाहन टॉविंग कर एनफोर्समेंट करें और जहां जहां पर जंक्शन में इंजीनियरिंग वर्क्स का
सुधार किया जा सकता है उसे किया जाए। इसके लिए मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने डीएम देहरादून को बेस्ट एक्सपर्ट ट्रैफिक प्लानर या ट्रैफिक कंसल्टेंट नियुक्त करने के भी निर्देश दिए। साथ ही दूसरे शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था पर रिसर्च कर फॉलो करने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के लिए गए यात्री धारचूला से 3 किलोमीटर आगे पैदल मार्ग पर फंसे हुए थे, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम के साथ एसआई देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ ने एनडीआरएफ की टीमों ने सभी यात्रियों को सुरक्षा के घेरे में लेकर नारायण आश्रम के रास्ते से होते हुए सकुशल धारचूला पहुंचाया। बता दें कि मार्ग पर रास्ते खराब होने के कारण 42 यात्री फंसे हुए थे, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हरिद्वार से आए पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस दौरान सैनिक संगठन ने अपने क्षेत्र की कई समस्याओं से राज्यपाल को अवगत कराया। प्रतिनिधि मंडल ने हरिद्वार के उच्च माध्यमिक विद्यालय को इंटर कॉलेज किए जाने और एंथल रेलवे स्टेशन को अमृतसर एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनवाने की मांग रखी। राज्यपाल ने सभी समस्याओं के समाधान को लेकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कालाढूंगी में भी अब लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। गौवंश में फैलने वाली लंपी वायरस की बीमारी कालाढूंगी और आसपास के क्षेत्रों तक पहुंच गई, जिसके बाद पशुपालन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पशु चिकित्सक टीमें घर घर जाकर मवेशियों को टीका लगा रही है। वहीं जिन मवेशियों में से बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। ये 20 दिनों से बीमारी का प्रकोप क्षेत्र में फैला रहा है। उसके लिए सरकार की तरफ से वृहद रूप से टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसमें टीमें गठित की गई हैं और जो गोवंशीय पशु इस बीमारी से प्रभावित है उनका उपचार भी किया जाए। रुड़की के पिरान कलियार स्थित दरगाह साबिर के 754वें उर्स के मद्देनजर मेलाधिकारी जेएम विजयनाथ शुक्ला ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान जेएम ने मेला क्षेत्र से पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण को हटवाया और दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी चेतावनी देते हुए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही संबंधित अधिकारियों से बैठक कर मेले को लेकर जानकारी ली और अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। हमारे जो कार्य हैं वो चल रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा करनी समय समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा, जैसे हमारे डीएम साहब सीओ साहब द्वारा की जाती है। उसके संबंध में मैं यहाँ पर आज आया हूँ और ये हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत बागेश्वर पहुंचे, जहां भगवान बागनाथ के दर्शन करने के बाद जिला कार्यालय का निरीक्षण किया और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कई विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। कमिश्नर दीपक रावत ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विकास कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही पूरी गुणवत्ता के साथ काम कराए जाने पर जोर दिया। कमिश्नर दीपक रावत ने प्राधिकरण, खनन, आबकारी समेत कई विभागों के रिकॉर्ड की जांच की और अधिकारियों को सरकार की जनहित योजनाएं हर नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए। और रोड्स पे और हेल्थ सेक्टर पे इस पे फोकस किया है और इस बात पे जोर दिया गया है कि जो चीज़ें हमारी रुकी हुई हैं, जैसे आपके ब्रिजेस हैं या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसलिए रुकी हुई हैं कि वहाँ तक अप्रोच नहीं हो पाई, या फिर इसलिए भी रुकी, जैसे रैपकॉस के केस में डिपार्टमेंट द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है या उचित कार्रवाई जो वेंडर्स के खिलाफ करनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। तो इसमें डीएम साहब से भी हमने कहा है कि इसको हर महीने वो एक बार अपने स्तर से देखें। इसमें माननीय विधायक जी का भी बड़ा अच्छा इनपुट हमको मिला। पीएमजीएसवाई की रोड्स में अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ रोड्स ऐसी हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वेंडर्स के विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। तो इसमें डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस मिले कि वो इसको करें।
बाजपुर के केलाखेड़ा में एडीएम जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध खनन में लिप्त 16 वाहनों को सीज किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए। जसपुर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। कहीं तहसील दिवस के माध्यम से तो कहीं ई समाधान चौपाल के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनवाई की जा रही है। वहीं तहसील परिसर में हो रही सुनवाई के दौरान जोता दरबार में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत पहुंचे, जहां उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मौके पर विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभागों के लोग भी मौजूद रहे। और जो मुख्य एप्लीकेशंस आ रही हैं वो चक्रोडों को खुलवाने के संबंध में, या नहरों में अतिक्रमण हो रखा है, नहरों की पटरियों में अतिक्रमण हो रखा है, उसको खुलवाने के चक्कर में, और कई दाखा के प्रकरण हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके संबंध में आ रही है। यही समाधान चौपाल से हो रहा है कि सीधे समस्त विभागों से एक ही मतलब ऑनलाइन अपने घर बैठे लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और उससे भी उनकी बहुत सी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है, और तकरीबन मौके पे हो रहा है। उसके बाद फॉलोअप भी हो रहा है कि क्या वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट है कि नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि जनता दरबार में जाने से शिकायतों का निस्तारण होता है, इसलिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारण के लिए कैंप में आ रहा है। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्षिता बिष्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर लक्षिता ने इस्तीफे के बाद अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लग गया। अब अस्पताल में ईएनटी सर्जन, एमडी, मेडिसिन समेत कई पद खाली हो गए हैं। दूर दराज से अल्ट्रासाउंड कराने आने वाले मरीजों को अब निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि सीएमओ के अग्रवाल ने कहा कि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। पाराकोट अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा को लोहाघाट अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं मंगलवार को अल्ट्रासाउंड कराने आई कई महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ा। डॉक्टर लक्षिता बिष्ट थी, वो बॉन्डेड थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब हमने जो उनके पेपर्स थे वो अपने उच्च अधिकारियों को, सीएमओ सर को फॉरवर्ड कर रखे हैं। उनसे सीएमओ सर से अभी वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी हो सकता है इस वीक में हो जाए। अब सर से वार्ता करके फिर से कहेंगे जल्दी से जल्दी सर एक डॉक्टर को यहाँ अपॉइंट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं, जो हमारी डिलीवरी वाली होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं। वैसे भी जनरल अल्ट्रासाउंड भी हमारे यहाँ काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 400 की ओपीडी है, इसे तो हमारे को काफ़ी बेटे। पौड़ी में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं समिति के समन्वयकों ने पुरानी पेंशन लागू करने सहित 20 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग की है। बता दें कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में जन जागरण अभियान की मीटिंग की गई थी। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों संगठन ने देहरादून के परेड मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी सरकार और शासन से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई। मजबूरन एक बार फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने चहल्लुम का पर्व मनाया। इमाम हुसैन की शहादत और उनके अनुयायियों की शहादत पर मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस दौरान नगर के इस्लाम नगर और ग्राम बघोरी, नया गांव, सिसैया, भिचौरा आदि मुस्लिम गांवों से मुस्लिमों ने इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाली। सैयद सिराज अहमद ने बताया कि इमाम हुसैन और उनके कट्टर अनुयायियों की शहादत की याद
में ताजिए निकाले गए। इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत का 40वां दिन है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत और सादगी के साथ चेहल्लुम निकाले। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।